नमस्कार, knocking-news.com में आपका स्वागत है। मैं हूं गिरिजेश वशिष्ठ। वीडियो चालू करने से पहले एक डिस्क्लेमर आपको दे रहा हूं। ये वो जगह है यूट्यूब या फिर सोशल मीडिया का कोई भी चैनल जहां पर लोग कोठे वाली मानसिकता से बैठे होते हैं। दर्शक माफ़ कीजिएगा, वो सिर्फ मीठा मीठा गप और कड़वा कड़वा थू के मोड में होते हैं। उनकी पसंद, उनके पसंद के नेता की तारीफ, उसकी चापलूसी में आप कोई भी वीडियो बनाएंगे, वाह वाह करेंगे, नोट लुटाएंगे, और जहां आपने उनकी पसंद का नगमा नहीं सुनाया वो गालियां देने लगेंगे, जूते फेंकने लगेंगे। वो आप चाहें, मैंने अपने फेसबुक चैनल पे एक छोटा सा पोस्ट लिख के इस चीज़ को टेस्ट किया और फिर से सामने हो गया। बड़े बड़े पढ़े लिखे समझदार लोगों को आज की तारीख में सच नहीं चाहिए, उनको ठकुर सुहाती चाहिए, अपनी पसंद की सूचनाएं चाहिए। वो सुनना चाहते हैं जो उन्हें अच्छा लगता है। वो एक ऐसे इको चैम्बर में रहना चाहते हैं, एक ऐसे कमरे में रहना चाहते हैं जहां पे उनको अपनी ही आवाज़ सुनाई दे। जो वो सुनना चाहते हैं बस वही सुनाई दे। लेकिन ऐसे में आप सच नहीं जान सकते। सच कड़वा हो सकता है और कड़वा है। आज मैं कुछ कड़वी बातें करने वाला हूं और ये वो बातें हैं जो हम सबको सोचने पर मजबूर करेंगी। बातें हैं इलेक्टोरल बॉन्ड की बातें, वो बातें जिसमें वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण के खिलाफ FIR हुई है। हम ये भी डिस्कस करेंगे कि इलेक्टोरल बॉन्ड के आने से इस देश को कौन कौन सी कड़वी हकीकतों का सामना करना पड़ा। जो बीजेपी समर्थक हैं, जो कांग्रेस समर्थक हैं या कोई भी समर्थक हैं, उनसे मेरा विनम्र निवेदन है कि अपनी सोच को प्रो पीपल रखिए। भारत के आम लोगों के बारे में सोचिए, अमीरों और एलीट के बारे में मत सोचिए। मेरा उद्योगपति तेरा उद्योगपति के बारे में मत सोचिए। जिन जिन लोगों ने, अभी बीच में एक हमारे महोदय थे, उन्होंने कुछ ज़्यादा जोश में आके, हालांकि उन्होंने जो कुछ कहा वो बकवास था, लेकिन दर्शकों की पसंद के खिलाफ बोल दिया तो देखिए पूरा माहौल बन गया। खैर, इस पे बात करेंगे, कहीं मत जाइए, मैं भी हाजिर होता हूं। आज के वीडियो में हम ये बात करेंगे कि इस देश में चुनाव का खर्चा इतना ज़्यादा क्यों होना चाहिए। ऐसा क्यों खर्चा होना चाहिए कि बड़े बड़े उद्योगपति, पूंजीपतियों से पार्टियों को चंदा लेना पड़े। ऐसा क्यों होना चाहिए कि एक ही नेता इस देश में 100 जगह हवाई जहाज से, हेलीकॉप्टर से, प्राइवेट जेट से उड़ उड़ कर जाए और प्रचार करे। ऐसा क्यों होना चाहिए कि कोई नेता किसी उद्योगपति के विमान में एक से दूसरी जगह यात्रा करे और वोट मांगे। ऐसा क्यों होना चाहिए कि कोई नेता अपना चुनाव जब लड़ रहा है तो इलेक्टोरल बॉन्ड के नाम पे मोटा मोटा पैसा उद्योगपतियों से ले। और इलेक्टोरल बॉन्ड तो एक नंबर 1 का तरीका था। जो नंबर 2 के तरीके हैं, 3 के तरीके हैं, उन तरीकों से पैसा अगर बड़ी बड़ी पार्टियां लेंगी, जिस पार्टी के पास सरकार है वो ही पैसा ज़्यादा पाएगी, तो इस देश में लोकतंत्र कैसे आएगा। कोई भी पार्टी अगर ईमानदारी से इस देश में सरकार चलाना चाहती है, क्या वो चला सकती है? आज की चुनाव व्यवस्था में क्या ये संभव है? क्या इस देश का मीडिया, जो इतना बड़ा मुंह फाड़ के बैठा हुआ है, उसको हर समय में एक मांस का टुकड़ा उसके मुंह में फेंकते जाओ, नहीं फेंकोगे तो वो शेर खा जाएगा? क्या बड़े बड़े मीडिया हाउसेज उद्योगपति लेके बैठे हुए हैं, उनके रहते इस देश में किसी भी सरकार का निष्पक्ष होकर काम करना मुमकिन है? क्या मेरा और आपका इस देश में चुनाव लड़के सांसद बन जाना मुमकिन है? मंत्री बन जाना संभव है अगर मैं कुछ पैसे वैसे का इंतजाम नहीं कर सकता हूं? ये सवाल अपने आप से पूछना चाहिए। और इसकी सबसे बड़ी वजह अगर कोई है इस देश में,
तो चुनावों में जो धंधा है, चुनावों में जो चंदा है और चुनावों में जो खर्च है, मोटा मोटा खर्च, सैकड़ों करोड़ का खर्च, वो खर्च इसकी सबसे बड़ी वजह है। अगर एक पार्टी किसी दूसरी पार्टी के विधायकों, सांसदों को खरीदती है, रिसोर्ट में ले जाती है, कोई 10 करोड़, 20 करोड़, 30 करोड़, 50 करोड़, 100 करोड़ दे देकर एक एक विधायक को अपनी तरफ लाती है, तो वो 100 करोड़ रुपए की रिकवरी कहां से हो रही है, ये एक नंगा सवाल है। इलेक्टोरल बॉन्ड की व्यवस्था भी वैसी ही व्यवस्था है जिस व्यवस्था में बड़ी बड़ी कंपनियां, बड़े बड़े उद्योगपति पार्टियों को उपकृत करते हैं, और जिस पार्टी को सैकड़ों हजारों करोड़ रुपया अगर अडानी से, अंबानी से, बिरला से, टाटा से मिल रहा है, तो वो पार्टी उस 1000 करोड़ देने वाले की बजाएगी या मेरी या आपकी बजाएगी। इलेक्टोरल बॉन्ड की कहानी वहीं से शुरू होती है। कल बड़ी अच्छी अच्छी बातें कांग्रेस पार्टी ने प्रेस कॉन्फ्रेंस में कही। अभिषेक मनु सिंघवी प्रेस कॉन्फ्रेंस में बता रहे थे कि जब इलेक्टोरल बॉन्ड आया था तो फला संस्था ने ये कहा था, मीडिया ने ये रिपोर्ट दी थी, फला जगह ये छपा था, इस जगह ये हुआ था, उसने ये कहा था, इस संस्था ने सवाल उठाए थे। कांग्रेस पार्टी ने क्या किया था, यह बड़ा सवाल है। क्या कांग्रेस पार्टी इलेक्टोरल बॉन्ड के खिलाफ थी? इसका उत्तर हमको चाहिए। कांग्रेस पार्टी और बीजेपी दोनों ही इलेक्टोरल बॉन्ड के खिलाफ क्यों नहीं थे, इसको हम अब समझते हैं, और इससे आपको अंदाजा लगेगा कि ये पार्टियां जो हैं, ये मुनाफा कमाने वाली प्राइवेट लिमिटेड कंपनी बन गई हैं, जो प्रचार करके जैसे लोग ग्राहक जुटाते हैं, ये अपने लिए वोट जुटाती हैं। कांग्रेस का इलेक्टोरल योजना का जो विरोध है वो इस हद तक रुका हुआ है क्योंकि उसका कहना यह था, जो उसने विरोध किया था उस समय, कि इससे काले धन का चलन बढ़ जाएगा। क्या था उसमें? था कि 2000 रुपए तक का, अगर जेटली साहब ने जो कानून में प्रोविजन रखा था, 2000 रुपए तक का अगर आप चंदा किसी पार्टी को देते हो तो वो बगैर बॉन्ड के गुप्त दान दे सकते हो। तो कांग्रेस पार्टी का कहना यह था कि इसके जरिए काला धन। जैसे ही इलेक्टोरल बॉन्ड योजना आई, कांग्रेस पार्टी पूरे उत्साह से उसके जरिए पैसे लेने में लग गई। 17 में योजना आई थी, 18-19 के साल में कांग्रेस पार्टी ने 383 करोड़ रुपए इलेक्टोरल बॉन्ड से जुटाए। उस वक्त कांग्रेस पार्टी पावरफुल होती थी। मोदी सरकार के आने के बाद एकदम से तो कांग्रेस कमजोर नहीं पड़ गई थी। इनको लगता था कि हम तो चंदा जुटा ही लेंगे, बीजेपी को लगता था हम तो चंदा जुटा ही लेंगे, तो बड़ी बड़ी पार्टियां थीं, तो इनको तो उद्योगपतियों से पैसा मिल ही जाएगा। इनको नहीं पता था कि मोदी से पाला पड़ेगा, जो अपने अपने घर में ही सारा भरने लगेगा आगे जाके। तो ये इलेक्टोरल बॉन्ड के साथ हो लिए, थोड़े बहुत दिखावे के, ऑब्जेक्शन किए, विरोध किया, और अगले ही साल 383 करोड़ रुपए कांग्रेस पार्टी ने इलेक्टोरल बॉन्ड से लिए। किसी भी तरह की जो पारदर्शिता की बात होती है उसको लेकर कांग्रेस पार्टी बहुत ज्यादा उदासीन रही, कम से कम इलेक्टोरल बॉन्ड के मामले में। आज कह रहे हैं कि गुप्त रूप से इलेक्टोरल बॉन्ड में जाम आता था। 2013 में कांग्रेस पार्टी ने इलेक्टोरल बॉन्ड के उसी फॉर्म को आगे बढ़ाया था जिसके अंदर चंदा पॉलिटिकल पार्टी अगर देती है तो लोगों को पता नहीं चलना चाहिए कि किसने किसको कितना चंदा दिया। यानी जो बड़ी पार्टियों को लोग चंदा दे रहे हैं, उद्योगपति, उनका नाम पता नहीं चलना चाहिए। इस मामले पर, इस नीति पर कांग्रेस भी सहमत थी। आप उस दौर के अखबार निकाल के देख लीजिए। 2009 में प्रणब मुखर्जी भी इसी तरह का कांग्रेस में रहते हुए ही कुछ कुछ कर चुके थे। FCRA कानून, फॉरेन कंट्रीब्यूशन रेगुलेशन एक्ट, ये क्या है? ये भारत का एक कानून है जो विदेशी चंदे को नियंत्रित करता है। बीजेपी की सरकार ने जब FCRA कानून में बदलाव किया, इस कानून में बीजेपी ने एक नियम बनाया कि जो भारत के लोग हैं, वो भारत के लोग अगर बाहर विदेशी कंपनी भी चला रहे हैं तो वो विदेशी पैसे से हमको चंदा दे सकते हैं पार्टियों को। पहले इसकी इजाजत नहीं थी, राजनीतिक चंदा विदेशी लोगों से लेने की इजाजत नहीं थी। अब आप एक बात मान के बैठिए, एक आदमी है, लक्ष्मी मित्तल है मान लीजिए, बाहर बैठा हुआ है, अगर
भारत में कोई पैसा किसी रॉकफेलर फाउंडेशन देना चाहता है, फोर्ड फाउंडेशन देना चाहता है, या कोई भी इस तरह की संस्था देना चाहती है, तो वो इन लोगों के माध्यम से, जो भारतीय उद्योगपति हैं उनके माध्यम से दे सकती है। आप इन उद्योगपतियों के जो विदेशों में ऑपरेट कर रहे हैं उनके खातों की जांच तो नहीं करेंगे ना कि आपके पास पैसा कहां से आया। शेल कंपनियों के जरिए भी कई लोग, भारतीय लोग, पैसा भारत में फंड डाइवर्ट कर सकते हैं। यानी किसी पॉलिटिकल पार्टी को जॉर्ज सोरोस अगर पैसा देना चाहे तो विदेशी चंदे के माध्यम से दे सकता है। तो इसकी परमिशन एफसीआरए में दे दी गई कि वो केवल एक कंडीशन लगाए कि जिस आदमी ने चंदा दिया है वो भारत का मूल निवासी हो, और भारतीय आदमी अगर विदेशों में कंपनी भी चला रहा है तो वो चंदा दे सकता है। अब ऐसा क्यों किया इन्होंने? इसमें हुआ ये कि भारतीय जनता पार्टी और कांग्रेस दोनों के ऊपर कई मामले चल रहे थे जिसमें रिपोल खुली थी कि इन्होंने विदेशियों से चंदे लिए। तो ये जो विदेशी चंदे थे, इन मामलों में दोनों पार्टियां फंस रही थीं। भारतीय जनता पार्टी के खिलाफ बाकायदा केस थे। तो जब ये कानून बदला गया तो दोनों पार्टियों ने खुद को निकालने के लिए इस कानून को रेट्रोस्पेक्टिव इफेक्ट से लागू किया। ये क्या होता है? कोई भी कानून अगर आज से सरकार कानून लाती है कि 1 रुपए के सिक्के के 2 रुपए के सिक्के में बदलने को, मान लीजिए कोई भी एक चीज़ है कि आज सरकार मान लीजिए कानून लेके आती है कि नेल कटर से आप पेंसिल नहीं काट सकते हो, एक उदाहरण के लिए, तो वो आज से कानून लागू होगा। जो कल काट चुका है आदमी उसको तो आप सजा नहीं दे पाओगे ना। लेकिन इस कानून में उन्होंने ये नियम बनाया कि इसको लेकर अतीत में जो गुनाह किए गए हैं, जो अतीत में विदेशी चंदा लिया गया है, उसको भी माफ कर दिया जाएगा, उस पर भी ये नियम लागू हो जाएगा। यानी आप पहले जो आप चंदा ले चुके हो विदेशी, जिसके आपके ऊपर मुकदमे चल रहे थे, उससे भी आप बच गए। तो दोनों पार्टियों ने खुशी खुशी एफसीआरए कानून में जो नियंत्रण था, जो उसका नियम था, उसको बदलने में खुशी खुशी रजा जाहिर की। इससे ये पता चलता है कि जो आज इलेक्टोरल बॉन्ड आया है, जिस पे कांग्रेस पार्टी कह रही है कि ये एक्सटॉर्शन हो रहा है, ये हो रहा है, वो हो रहा है, उससे इनकार नहीं करता हूं, उस तरह के आरोप लगे हैं। लेकिन जब ये इलेक्टोरल बॉन्ड आ रहा था तो भी ये आरोप लगे थे, लोगों ने ये सवाल उठाए थे कि इस तरह के घपले होंगे, इलेक्टोरल बॉन्ड आएगा तो लूट मचेगी, पॉलिटिकल पार्टियां बड़े बड़े पूंजीपतियों से पैसा लेंगी, जिसके पास ज्यादा पावर होगी उसको ज्यादा पैसे मिलेंगे, और आम आदमी का, मेरा, तेरा, आपका, हमारा, सबका इस देश के लोकतंत्र में सिर्फ वोट डालने का रोल रह गया है, और वही रह जाएगा। क्यों? क्योंकि नीतियां तो बनेंगी अडानी अंबानी के लिए, मेरे लिए नीतियां नहीं बनेंगी। उनको सब्सिडाइज जंगल दिए जाएंगे, ये दिया जाएगा, और सरकार घाटे की पूर्ति के लिए टैक्स लगाएगी जिसको हम देंगे। तो भारत का नागरिक वोट देने और टैक्स देने और वोट डालने के लिए बच गया। और हम अगर चाहें कि इस व्यवस्था को बदलें, हम अगर चाहें कि इसको सिस्टम को हटा दें, हम अगर चाहें कि इलेक्टोरल बॉन्ड के सिस्टम को हटा दें, तो नहीं हटा सकते। क्यों? क्योंकि हम चुनाव जीत के जा ही नहीं सकते। क्यों? क्योंकि चुनाव जीतने के लिए सैकड़ों करोड़, हजारों करोड़ रुपए चाहिए। आज दिल्ली से बैठ के एक पॉलिटिकल पार्टी किसी जगह पे अगर पब्लिक मीटिंग हो रही है तो उसको फर्श बिछाने के लिए कार्यकर्ता नहीं चाहिए, बाहर पे जाओ कार्यकर्ता। यहां से ये कंपनी को ठेका दे देते हैं, वो मंच लगा देती है, लाउड स्पीकर लगा देती है, कुर्सी लगा देती है, सब लगा देती है, और उस कंपनी को बता दिया जाता है कौन कौन नेता वहां मंच पे रहेंगे, कौन से नहीं रहेंगे। लोकल यूनिट को बता दिया जाता है, बड़ा नेता दिल्ली का जाता है, भाषण देता है, आ जाता है। भाई इतने बड़े एक दिन में मोदी जी की 40 सभाएं, 50 सभाएं, राहुल गांधी की सभाएं करने में जो रिसोर्सेज लग रहे हैं, जो संसाधन लग रहे हैं, पैसे लग रहे हैं, क्यों लग रहे हैं? इसलिए क्योंकि ये जो लोकल नेता है, सांसद है, उस सबको खत्म कर देना चाहते हैं, उसकी पावर छीन लेना चाहते हैं। राजीव गांधी दल बदल कानून लेकर आया। मैं अगर किसी एक इलाके का प्रतिनिधि हूं, मेरे इलाके में अक्षरधाम मंदिर बन रहा है, यमुना के कैचमेंट एरिया में बन रहा है, मैं वहां की विधायक हूं, मेरा नाम मीरा भारद्वाज है, और मैं कहती हूं कि मेरे इलाके के लोग बर्बाद हो जाएंगे, बाढ़ आ जाएगी, वगैरह वगैरह, नहीं होना चाहिए, पर्यावरण के लिए खतरा है।
मेरी पार्टी कहेगी कि पार्टी की पॉलिसी है कि यह मंदिर बनना चाहिए, तो आपको इसका समर्थन करना पड़ेगा। लेटेस्ट उदाहरण है कंगना रनौत का। कंगना कुछ भी उटपटांग बात कर रही है वो एक अलग बात है, उसका समझ का स्तर जो भी हो वो अलग बात है। बार बार वो बयान देती है और बार बार उसको अपना बयान वापस लेना पड़ता है। क्यों? यानी कोई भी सांसद अब अपने इलाके के लोगों के हित के लिए काम नहीं करेगा। जिन विचारों को व्यक्त करके वो चुनाव जीत कर आया है, उन विचारों की बात करके चुनाव नहीं जीतेगा, काम नहीं करेगा। वो उस लाइन पे काम नहीं करेगा, वो उस लाइन पे काम करेगा जिस पे पार्टी के सुप्रीमो कहेंगे। और वोट भी उसे अब उसके नाम पे नहीं मिलेगा, उसके काम पे नहीं मिलेगा, क्योंकि सारी व्यवस्था केंद्रीय हो गई है। सुप्रीमो हवाई जहाज में घूमता है, हेलीकॉप्टर में घूमता है, देश भर में सभाएं करता है, और आप उसकी शक्ल देख के वोट देते हो। और सुप्रीमो घूमता है, उसको पैसे कहाँ से आते हैं? इस तरह की फंडिंग से आते हैं, वरना ना वो इतना घूम पाएगा, ना इतनी सभाएं ले पाएगा। तो आप पहले देखते होंगे अलग अलग इलाकों में अलग अलग नेता होते थे। ये पूर्वांचल के नेता हैं, ये पश्चिमांचल के नेता हैं, ये होता था ना। ये सारा खत्म हो गया। तो हमारी आज़ादी, संविधान वही रहा, सब कुछ वही रहा, दल बदल कानून से हमारी आज़ादी छिन गई। अब हमारा जो जनप्रतिनिधि है वो ये भी नहीं कर सकता कि भैया मैं पार्टी से इस्तीफा देता हूं, क्योंकि पार्टी वो काम नहीं करी जिसके नाम पे मैं अपने लोगों से वोट डाल के आया हूं। वो प्रतिनिधि कहां का है? वो आपके लोकसभा क्षेत्र का है, वो ग्वालियर का सांसद है, इंदौर का सांसद है, भोपाल का सांसद है, जबलपुर का सांसद है, रीवा का सांसद है। वो कांग्रेस का सांसद नहीं है। तो वो रीवा वालों की बात ना करे, आपकी बात करे, जबलपुर वालों की बात ना करे, आपकी बात करे, इंदौर वालों की बात ना करे, आपकी बात करे। तो लोकतंत्र का जो मूल सिद्धांत था कि देश भर से अलग अलग जगहों से सांसद चुन के आएंगे, अपने इलाके की बात रखेंगे, उसके आधार पर देश में नीतियां बनेंगी, उसको सिरे से खत्म कर दिया। और टाटा, बिरला, अडानी, अंबानी टाइप के लोगों के जो आदमी हैं, जो उनसे फंड ले रहे हैं, निश्चित तौर पे आदमी हैं, अगर आप उनसे मोटे मोटे फंड लोगे तो बजाओगे किसकी? तो आप उससे फंड ले रहे हो, फंड लेके उसी फंड के इस्तेमाल से आप देश भर में लोकतंत्र को कमजोर करके कुछ मुट्ठी भर हाथों में लोकतंत्र को ले जा रहे हो। बीजेपी वंशवाद की बात करती है, उसके अपने यहां पे भी यही चल रहा है, वो एक कोटरी है। कांग्रेस पार्टी ये आरोप लगाती है कि मोदी जी अपना पूरा मुट्ठी में लिए हुए हैं, उसके यहां पे भी यही चल रहा है, क्योंकि इस लोकतंत्र को इन्होंने कॉरपोरेट कंपनियों की तरह बना दिया है जो उद्योगपतियों के पैसे से चलती हैं। तो इलेक्टोरल बॉन्ड की जब बात आती है तो 2009 में प्रणब मुखर्जी ने क्या किया था? प्रणब मुखर्जी ने 2009 में पहली बार एक इलेक्टोरल ट्रस्ट बनाने की बात कही थी। क्या एक ट्रस्ट बना दिया जाए? उसका ट्रस्ट बनाने का काम टाटा ने शुरू भी कर दिया था। उसमें क्या होना था? उसमें होना यह था कि जिसको भी चंदा देना है वो उस ट्रस्ट में जमा कर दे, और वो ट्रस्ट अलग अलग पार्टियों को चंदा दे, ताकि ट्रांसपेरेंसी ना रहे, लोगों को पता नहीं चले किसने किसको कितना चंदा दिया। अभी इलेक्टोरल बॉन्ड पे जब ट्रांसपेरेंसी आई, अदालत के आदेश पर पता चला किसने किसको कितना चंदा दिया, तो एसबीआई को भी बताना पड़ा किसने किसको कितना चंदा दिया। तो पता चला कि कौन किससे मिला हुआ है, किसके कौन कौन से काम चंदा देकर हो रहे थे, वो सारी पोल खुल गई। तो ये जो पोल खुली है, इसको गुप्त रखने के काम में तो कांग्रेस पार्टी का बराबर का योगदान था। तो ये वीडियो कांग्रेस के खिलाफ नहीं है, ये वीडियो बीजेपी के खिलाफ नहीं है, ये दोनों के खिलाफ इसलिए है क्योंकि इन लोगों ने पैसे वालों के साथ में साठगांठ कर रखी है। मेरे देश में जो आज से 40 साल पहले, 45 साल पहले सादगी से चुनाव लड़ा जाता था, वो क्यों नहीं लड़ाया जा सकता? एक केंद्रीय नेता 10 जगह जाके सभा कर ले, 100-100 करोड़ रुपए के उसके रोड शो होंगे, पैसा पानी की तरह बहाया जाएगा, रुपए बांटे जाएंगे भीड़ लाने के लिए, विदेशों तक में यहां से लोग ले जाए जाएंगे जो तालियां बजाएंगे। तो ये पैसा आएगा उद्योगपति से, और जब पैसा आएगा तो हसदेव अभयारण्य अडानी को ही मिलेगा। आज कांग्रेस विरोध कर रही है, कल बीजेपी विरोध करेगी।
हसदेव अरण्य का अलॉटमेंट, उस जंगल का कोयला खदान के लिए छत्तीसगढ़ की रमन सिंह सरकार ने किया जो बीजेपी की थी, और वो कोल ब्लॉक अलॉट किया गया राजस्थान सरकार को जो कांग्रेस की थी, और राजस्थान सरकार ने अडानी के साथ एक कंपनी बना ली जिसमें राजस्थान सरकार की हिस्सेदारी है और मेजॉरिटी शेयर अडानी के पास में, और अडानी उस जंगल को खोद रहा है जो दुनिया का अमेजोन माना जाता है भारत का, और उसके अंदर से जंगल को बर्बाद करके करोड़ों जानवर मर चुके हैं, कोयला निकाल रहा है। कांग्रेस भी है इसमें, बीजेपी भी है। तो भैया जब ये सब बातें करता हूं, जहां से मैंने शुरू किया था, सच आपके पक्ष में हो सकता है, आपके खिलाफ भी हो सकता है। मैं जानता हूं कि मेरे चैनल पे बहुत ज़्यादा अर्रा के व्यूज़ नहीं आते हैं, क्योंकि मैं आंख बंद करके कौवा कान ले उड़ा करके भागता नहीं हूं। मैं नहीं बोलता हूं कि संजय जोशी भारतीय जनता पार्टी का अध्यक्ष बनने वाला है क्योंकि किसी और चैनल ने बोल दिया और उसको व्यूज़ आ गए, क्योंकि मुझे मालूम है वो नहीं बनने वाला है। चुप रह जाता हूं। कई बार पुराने, बहुत 1 साल पहले जो चीज मैं आपको बता चुका हूं, 2 साल पहले बता चुका हूं, जब वो सामने आती है सब लोग उस पर दौड़ रहे होते हैं, मैं नहीं दौड़ पाता हूं। मैं दिल की और खरी खरी बात कहने के लिए यहां पे आता हूं। किसी को अच्छी लग सकती है, किसी को बुरी लग सकती है। अब उसमें यह होता है कि जरा सा दाएं बाएं गए, ये भी बिक गया, उधर गए। ये सबसे ज्यादा बिका हुआ तो पत्रकारी है, जिसको 1 मिनट में लोग बिका हुआ बता रहे हैं। बताओ भैया, लेकिन अपन बोलते हैं जो है वो बोलते हैं। आज इलेक्टोरल बॉन्ड नामक बुराई को इस देश में झेला, सुप्रीम कोर्ट ने इसको अवैध घोषित किया, तो उसके पीछे कांग्रेस भी समान रूप से उसमें शामिल थी। आज कांग्रेस कितनी भी बातें करे, कांग्रेस पार्टी अगर उस वक्त प्रबल विरोध करती, कहती जिसको लेना है चंदा लो, हमको इलेक्टोरल बॉन्ड स्वीकार नहीं है, हमारे पास इलेक्टोरल बॉन्ड आएगा तो हम उससे चंदा नहीं लेंगे, तो बात ही खत्म हो जाती। लेकिन इस देश के लोकतंत्र में भ्रम में मत रहिए। कोई भी नेता हो, गोल गोल बातें कर रहे हैं, कई बार ऊब होने लगती है, इरिटेशन होने लगता है। एक नेताजी का भाषण सुन रहा था, उनसे मैं बहुत प्रभावित हूँ। मुझे लगता है कि वही देश को एक अच्छी दिशा दे सकते हैं। वही मक्कारी वाली बातें मोदी जी टाइप की कर रहे थे। उससे दुखी होकर मैंने एक फेसबुक पे पोस्ट किया, तो लोग, बहुत सारे बुजुर्ग लोग, ये वो शुरू हो गए, आप भी निष्पक्ष होने की एक्टिंग कर रहे हैं। और हम स्वभाव से निष्पक्ष हैं। जब कांग्रेस पार्टी बुला बुला के सबको अपने पास राहुल गांधी से मुलाकातें करा रही थी चुनाव में, मैं वो आदमी जो नहीं गया था। कुल मिला के अपन बहुत बड़े आदमी नहीं है, सीधे से आदमी है, स्वांत सुखा है, जो पता होता है, जो दिल में आता है वो आपसे साझा करते हैं। इलेक्टोरल बॉन्ड का हम तब से विरोध कर रहे हैं जब ये आया था, और हमने इलेक्टोरल बॉन्ड के खिलाफ तब भी लिखा, और इलेक्टोरल बॉन्ड में बेईमानी होनी है, पॉलिटिकल पार्टियां करने वाली, हमने लिखा। और आज भी हम कहते हैं कि हिंदुस्तान के लोकतंत्र के लिए सबसे बड़ा खतरा है तो पैसे के कारण है चुनाव में। और अगर जो लोग अब तक बोर होकर छोड़ के नहीं गए वीडियो, उनको काम की बात बता रहा हूँ। इस देश में अगर सचमुच का लोकतंत्र लाना है तो चुनाव में खर्चा करने पर रोक लगा देनी चाहिए। जिसको भी प्रचार करना है, चुनाव आयोग इंफ्रास्ट्रक्चर बना के दे। भैया ये पोल लगा हुआ है, इस पे आप अपना पर्चा लगा सकते हो। ये मंच लगा हुआ है जहां पर इतनी तारीख को इसकी सभा होगी, इतनी तारीख को इसकी सभा होगी, इतनी तारीख को इसकी सभा होगी। भाषण दो और जाओ। रोड शो नहीं होगा, कर दो आप। जिसको कैंपेन करना है डोर टू डोर कैंपेन करे, हाथ जोड़े, अपनी कॉन्स्टिट्यूंसी में जाके लोगों से सीधे सीधे बात करे। तब समझ में आएगा कि वोटर की बहुत ज़रूरत है, वोटर की अहमियत है, लोकतंत्र जिंदा हो जाएगा। आप लोकतंत्र आज नौकर बन गया है उद्योगपतियों का, और इसको रोकना है तो ये पैसे का जो महत्व है चुनाव में, ये ख़त्म करना पड़ेगा। बातें सब करते हैं, ये सारी बड़ी पार्टियां उसके अंदर इन्वॉल्व रहती हैं। उम्मीद करता हूँ खरा वीडियो अच्छा लगा होगा, लोगों तक पहुँचा दें। नमस्कार, जय हिंद।